नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये क्लास स्पेशली जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जिन साथियों का एसआई का या कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो वो इस क्लास को ध्यान से और अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे इस पीडीएफ से बन रहे हैं। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस वीडियो का लिंक किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। उसके बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जनरेट होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही है। तो देख लेते हैं इसमें सत्य कौन सा है। पहले नंबर पे क्या बोला गया है कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग हार्डवेयर है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, और प्रत्येक भाग सॉफ्टवेयर बोला गया तो ये भी गलत बात है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती है, ना तो अकेला सॉफ्टवेयर होता ना हार्डवेयर होता। तीसरे नंबर पे बोला कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो ये बात सही है कि कंप्यूटर का जो है प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डी में क्या बोला, कंप्यूटर सिस्टम को केवल हार्डवेयर की सहायता से ही चलाया जाता है, तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर है वो नहीं चलेगा। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या है ये पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों और प्रोग्रामों की श्रृंखला। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों की श्रृंखला है जिन निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर है वो चल नहीं सकता। तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है। आगे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित भी करता है, और अलग अलग प्रोसेस को चलाने में भी सहायता करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, और कंप्यूटर को अपने हर कार्य में क्या है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि प्रोसेस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर जिनको यह नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले नंबर पे दिया है कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में होने की आवश्यकता है, तो ये भी इसमें सही बात है। तीसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से अन्य डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जैसे डिवाइस ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या होता है, हम अन्य जो है जोड़ा जाता है। इसमें कई साथी बोलेंगे कि यूएसबी से जोड़ा जाता है, तो वो एक पोर्ट होता है, लेकिन उसके लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम एस ऑफिस इनमें से क्या है। तो एम एस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस ऑफिस क्या है, एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एम एस ऑफिस के बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। एक अति महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर में पाया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंप्यूटर में डाले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और एम एस ऑफिस भी इसी प्रकार का ही एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो डिवाइस ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर ये वे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में
तब डालने पड़ते हैं जब हम कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि जब नई पेन ड्राइव कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना ज़रूरी है, और वह पेन ड्राइव का डिवाइस ड्राइवर होगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा करता है। इस प्रकार कंप्यूटर की कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, अतः ये क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट सॉफ्टवेयर टेली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अकाउंट में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, टेली बोलते हैं जिसको। तो टेली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, आपसे बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे हमने इस सीरीज में कवर किए हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। यह सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में स्टोर करता है। अपने अकाउंट संबंधी कार्यों को करने के लिए यूजर टेली का प्रयोग करता है। तो अतः क्या होगा? टेली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कंप्यूटर में स्टोर करता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? NTFS का पूर्ण रूप क्या है? NTFS है, इसका पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS तथा FAT क्या होता है? फाइल एप्लीकेशन टेबल। ये क्या होते हैं? MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रमुख फाइल सिस्टम है, और फाइल सिस्टम की सहायता से ही कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर फाइलों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बूटिंग समय में क्या होता है? कंप्यूटर का जो बूटिंग समय होता है उसमें क्या होता है? तो पहले नंबर है, कंप्यूटर के सभी भागों में जा रही पावर सप्लाई को चेक करता है। तो बूटिंग समय में सही बात है, कंप्यूटर है वो सभी भागों की पावर सप्लाई को चेक करता है। बी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में भी लोड किया जाता है। तो दोनों काम बूटिंग के टाइम में होते हैं। जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो जितनी भी पावर सप्लाई जा रही होती है सभी भागों में वो चेक करता है कंप्यूटर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड करता है। बूटिंग के समय में पहला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो आपको पता है पोस्ट होता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है। इसका कार्य करता है जिसमें कंप्यूटर समेत यह चेक करता है कि क्या उसके सभी भागों तक पावर सप्लाई पहुंच रही है या फिर नहीं है। यदि नहीं पहुंच रही है तो कंप्यूटर एरर दिखाएगा, अन्यथा पोस्ट कार्य पूरा करने के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाया जाता है। और बूटिंग के समय होने वाले दो मुख्य कार्य होते हैं। कौन से होते हैं? पोस्ट और दूसरा ओएस में लाना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाना, और पहला होता है पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पोस्ट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो, पोस्ट की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली गई है, क्या होगी? पोस्ट होगी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग का ही एक भाग है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के सभी भागों तक पावर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कोई फाइल डिलीट होने पर वह कहाँ जाती है? तो विंडो होती है उसमें कोई फाइल डिलीट होती है तो वो कहाँ जाती है? ये आप सभी को पता है, ये जाती है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन कंप्यूटर की मेमोरी का वह हिस्सा है जिसमें कोई फाइल डिलीट करने पर जाती है, ताकि यदि गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है तो उसे पुनः रिसाइकल बिन से पुनः प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः रिसाइकल बिन की कुल क्षमता हार्ड डिस्क की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हार्ड डिस्क होती है उसकी कितनी परसेंट होती है आपकी रिसाइकल बिन की मेमोरी? तो ये होती है 10%, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क होती है उसकी 10% मेमोरी होती है, वो रिसाइकल बिन की मानी जाती है। उदाहरण के रूप में क्या है? जैसे आपकी हार्ड डिस्क 500 जीबी की है तो आपकी रिसाइकल बिन है वो कितनी होगी? 50 जीबी की। अगला क्वेश्चन है, जो कमांड आसानी से समझ आती है उसे क्या कहते हैं? जिस कमांड को हम आसानी से समझ सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जो प्रोग्राम या कमांड यूजर द्वारा सरलता से समझी जा सके उसे हम यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। BIOS का पूरा नाम क्या है? यानी कि बायोस की फुल फॉर्म पूछी है तो वो हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस उस प्रोग्राम को मुख्यतः स्टोर करता है जो सभी भागों में आ रही पावर सप्लाई को जांचता है। बायोस है वो किसका भाग है ये पूछा गया है, तो वो होता है रोम का। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। बायोस में लिखे गए प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता, अर्थात यह रीड ओनली मेमोरी होती है।
तो ये क्या होता है, रोम का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम कहलाता है। तो डिस्क को रोगग्रस्त या डिस्क को खराब करने की बात करें तो वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, वो कहलाता है वायरस। वायरस कंप्यूटर की जरूरी फाइलों को नष्ट कर देता है या फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI क्या होता है, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI में पिक्चर तथा आइकनों पर क्लिक करके कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है, MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS विंडो है वो किस प्रकार का है, ये आपका GUI वाला हो जाएगा। MS विंडो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, MS विंडो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हर पिक्चर तथा आइकनों पर या फाइलों पर माउस द्वारा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, लाइनक्स। ओपन सोर्स की बात की जाए तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स। लाइनक्स ओपन सोर्स सिस्टम है, अर्थात इसको सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। इसका जो सोर्स कोड है वो किस पे उपलब्ध होता है, इंटरनेट पे होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से DOS में कौन सी विशेषता नहीं है। तो DOS आपको पता होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है। तो ये DOS क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये सिंगल टास्किंग भी होती है, ये भी सही बात है। करेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये भी सही बात है, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, यानी कि GUI DOS में नहीं है। जो डोज है इसमें क्या है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है, यानी कि हम पिक्चर या आइकन पर क्लिक करके कोई प्रोग्राम को नहीं चला सकते। MS डोज है, यानी कि MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टिम पैटरसन द्वारा 1981 में बनाया गया था और इसे अंतिम बार 1994 में अपडेट किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कब बनाया, 1981 में, और अपडेट कब किया गया लास्ट टाइम। तो ये किया गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है, विंडो ME में ME का क्या तात्पर्य है। एक आपने सुना होगा विंडो ME होती है, तो उसमें ME का क्या तात्पर्य ये पूछा है। तो ME होता है मिलेनियम। क्या होता है, मिलेनियम। विंडो मिलेनियम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक वर्जन है। नेक्स्ट क्या है, विंडो XP में XP का तात्पर्य पूछा है। XP क्या होता है, तो XP का क्या मतलब होता है, एक्सपीरियंस। विंडो XP में XP क्या होता है, XP होता है एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, नॉर्टन तथा अवस्ट क्या है। नॉर्टन और अवस्ट है, ये क्या होता है, ये होते हैं एंटीवायरस। नॉर्टन और अवस्ट है, ये एंटीवायरस है जो कि कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है ये पूछा गया है। तो MS वर्ड 2003, MS एक्सेल MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों। यहाँ पे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं ये पूछा गया है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो इसमें कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड 2003, ये MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सेम अभी हमने पढ़ा है, इसमें क्या था, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इसमें क्या है, MS वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड को छोड़कर अन्य सभी क्या है। अब आप ये भी साथ में ध्यान रखें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो और लाइनक्स, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा था, तीनों क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये सब तीनों क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो माइक MS वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है। इसमें से ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी पूछी है तो कौन सी है, तो वो हो जाएगी पेंगो, PNGO। पेंगो एक ओपन सोर्स कंप्यूटर लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी भी हमने पढ़ा है DOS क्या होता है।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको 1980 का सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि क्या है 1980 के दशक का, 1980 का नहीं 1980 के दशक का जो है प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। और कब बना था? सन 1981 में। और अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, ये हुआ था 1994 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये बना था वर्ष 1969 में। और यह ओएस 80 एंड टी लैब बेल लेबोरेटरी में किसके द्वारा? केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था, यह राइट किया गया था। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कोड भाषा में लिखा गया था? तो कोड भाषा पूछी जाए, लैंग्वेज पूछी जाए तो यूनिक्स है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली भाषा में इसको लिखा गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड असेंबली है, कोड है वो असेंबली भाषा में लिखा गया था। जब 1969 में ये बनी तो किस में लिखा गया था? असेंबली भाषा में। और उसके बाद 1972 में डेनिस रिची ने नई प्रोग्रामिंग भाषा बनाई सी, और इसके कोड को 1973 में सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले 1969 में यह है असेंबली लैंग्वेज में बना था। उसके बाद 1973 में इसको 1973 में क्या था? सी भाषा में बना दिया गया, किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पुनः किस भाषा में लिखा गया? तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है 1972 में डेनिस रिची ने सी का निर्माण किया और 1973 में उन्होंने पुणे यूनिक्स को पुनः क्या किया? सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में शामिल है, तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर के उदाहरण में क्या चीज़ शामिल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी है और कंपाइलर भी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम, कंपाइलर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हमने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? नेटवर्क के लिए किसकी ज़रूरत है? हार्डवेयर की भी है, सॉफ्टवेयर की भी है और प्रोटोकॉल की भी है। तो इन सभी की सही आंसर हो जाएगा। नेटवर्क के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटरों अथवा डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, और यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संयुक्त रूप है जो प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार का नेटवर्क उपयुक्त रहता है? तो एक स्कूल के सारे कंप्यूटर जोड़ने हैं तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क जरूरत पड़ेगी? लैन, यानी कि लैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क है ये कुछ मीटर से 1 किलोमीटर तक काम करता है। ध्यान रहे, कुछ मीटर से 1 किलोमीटर तक कार्य करता है। अतः एक स्कूल के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एटीएम किस प्रकार का नेटवर्क है? तो एटीएम है वो किस प्रकार का नेटवर्क है? ये होता है WAN, यानी कि वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या करता है? इस अपनी रेंज को हजारों किलोमीटर तक भेज सकता है। वैन है इसकी रेंज कितनी तक होती है? हजारों किलोमीटर तक। और ये पूरी दुनिया में फैला हो सकता है या फिर शहरों या देशों को भी जोड़ सकता है। तो आपने देखा होगा एटीएम होते हैं वो पूरे ऑल इंडिया में या किसी भी बैंक का हो, कहीं भी जाके हम पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये किस कारण से होता है? इसमें वैन नेटवर्क होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट है वो किस प्रकार का नेटवर्क है? ये है WAN, यानी कि वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था WAN क्या होता है? जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैला हो सके, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? वैन होता है। तो इंटरनेट हज़ारों किलोमीटर यानी कि कंट्रियों को, देशों को आपस में जोड़ता है, दुनिया को आपस में जोड़ता है। तो ये वैन हो जाएगा। और इतने बड़े नेटवर्क को क्या बोलते हैं? WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क।
केबल टीवी नेटवर्क इनमें से उदाहरण है। तो केबल टीवी नेटवर्क है, ये किसका उदाहरण है? ये है मैन का। यानी कि मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का क्या काम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का? ये 50 किलोमीटर तक त्रिज्या तक काम करता है। यानी कि क्या होता है? एक सर्कल के रूप में ये काम करता है, जिसका रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक। तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये चारों तरफ 50 किलोमीटर के सर्कल में काम करता है। और यह एक शहर या लगभग 100 किलोमीटर तक के कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। 100 किलोमीटर क्यों होगा? क्योंकि 50 किलोमीटर इस साइड होगा, 50 इस साइड, तो लगभग 100 किलोमीटर तक का नेटवर्क है, कवर होता है। केबल टीवी नेटवर्क में केबलों की सहायता से शहर के एक हिस्से या पूरे शहर का एक नेटवर्क बनाया जाता है। अतः यह एक मैन का उदाहरण होगा। नेटवर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? डेटा को शेयर करना, और दूसरा क्या होता है? संसाधनों को भी शेयर करना। तो नेटवर्क के थ्रू डेटा को और संसाधनों को शेयर करना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी नेटवर्क मुख्यतः दो कारणों से बनाया जाता है। पहला क्या है? नेटवर्क की सहायता से डेटा को शेयर किया जाता है, और दूसरा है नेटवर्क की सहायता से संसाधनों जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि को शेयर किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? किसी नेटवर्क में डेटा संचरण की गति सबसे तेज होती है। तो कौन सा नेटवर्क है जिसमें डेटा संचरण की गति सबसे तेज होती है? तो वो होती है लैन में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क की जो डाटा ट्रांसफर की गति होती है वो सबसे फास्ट होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा के संचारण की गति सबसे तीव्र होती है, क्योंकि यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में केबलों के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? लैन है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। इसके अलावा बस, रिंग और मैश नेटवर्क है, ये सब क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के तरीके के बारे में बताती है। यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। तो लैन है, ये खुद क्या है? एक नेटवर्क है। लेकिन जो मैश नेटवर्क, बस और रिंग है, ये क्या है? तरीके हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा संचारण सबसे तीव्र में होता है? तो सबसे ज़्यादा फास्ट है वो किस में होता है? कौन सी टोपोलॉजी में होता है? तो ये होता है मैश टोपोलॉजी में। मैश टोपोलॉजी में डेटा का संचारण सबसे तीव्र गति से होता है, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर दूसरे से एक सीधी केबल के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में केबलिंग का खर्च सर्वाधिक होता है? तो केबल करने का जो खर्च है वो सर्वाधिक किस टोपोलॉजी में होता है? तो ये भी मैश में होता है। सबसे फास्ट भी मैश में होता है, और केबलिंग का खर्चा भी सबसे ज़्यादा मैश में ही आता है। मैश टोपोलॉजी में केबलिंग का खर्च सर्वाधिक आता है, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक सीधी केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के हर कंप्यूटर को नेटवर्क के दूसरे से सीधे केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है? कौन सा कंप्यूटर है जिसमें क्या होता है? नेटवर्क से हर कंप्यूटर को नेटवर्क के दूसरे से सीधे केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। सीधा केबल के माध्यम से जोड़ा जाए तो वो कौन सा होता है? वो होता है मैश नेटवर्क, सॉरी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? इसलिए यह सबसे खर्चीली है, परंतु सर्वाधिक डेटा संचरण की गति और विश्वसनीय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य दो कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है? हर पार्ट है वो कंप्यूटर के अन्य दो कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है? तो वो हो जाएगा रिंग। कौन सा है? रिंग टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या है? रिंग, इसमें क्या होता है? हर कंप्यूटर नेटवर्क को अन्य दो कंप्यूटरों के साथ जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जैसे एक ये नेटवर्क है तो इसको अन्य दो नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर अन्य इसमें से दो जाएंगे, इसमें से भी दो जाएंगे, इसी तरीके से आपके दो दो होते रहेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी। और इस नेटवर्क को बनाना सबसे आसान होता है और खर्चा भी कम आता है। नेक्स्ट है, किस नेटवर्क से हब के खराब होने का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है? कौन सा नेटवर्क है जिसमें हब खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क के हर कंप्यूटर को एक सेंट्रल डिवाइस हब से जोड़ दिया जाता है, और सभी कंप्यूटर हब के माध्यम से डाटा को शेयर करते हैं। यदि हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है, किस नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के एक मुख्य केबल द्वारा जोड़ा जाता है?
तो कौन सा नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटर को एक मेन केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर को एक मुख्य केबल से जोड़ दिया जाता है और इस मुख्य केबल को बस कहा जाता है। यदि यह बस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगी। बस टोपोलॉजी में यदि बस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्या है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मेल से बनी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहलाती है? तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मेल से बनी नेटवर्क टोपोलॉजी अभी भी हमने पढ़ा था, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में मिला दिया जाए तो जो नेटवर्क बनता है उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी वाला नेटवर्क कहा जाएगा। दो या दो समान अथवा एक तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? दो समान अथवा एक तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रिज का। कौन सा नेटवर्क होता है? ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क को जोड़ने का कार्य ब्रिज समान नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे एक तरह के लैन को जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो समान अथवा एक तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या, मॉडम शब्द का अर्थ क्या है? तो मॉडम का अर्थ क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जब एक कंप्यूटर में डेटा होता है तो वह डिजिटल फॉर्म में होता है, परंतु टेलीफोन लाइन या मीडियम एनालॉग सिग्नल को ग्रहण करता है, तो डाटा को भेजते समय मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और यह प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। और यह डाटा दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो दूसरे कंप्यूटर का मॉडम इसे पुनः डिजिटल में बदल देता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। यानी कि एनालॉग में बदलता है तो वो मॉड्यूलेशन होता है, और यदि डिजिटल में वापस बदल देता है तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है। तो अतः मॉडम है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों कार्य करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये आपका अपना चैनल है, आपके सपोर्ट से ही इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।